So hey guys, let's start with the next part which I'm going to start and interpretation of statute का जो थर्ड सेगमेंट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एंड विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ विद प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हम लोगों को करना है बेटा यहाँ पे एंड वी डोंट वांट टू स्किप एनी पर्टिकुलर रूल क्योंकि जितने भी रूल्स यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब के सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब के सब एक भी रूल आप लोगों को स्किप नहीं करना है बेटा। तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं बेटा, यू कैन सी द पर्टिकुलर, यू कैन सी द डायग्राम एंड फ्लो चार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो अब सबसे पहला जो मेन प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसमें कितने रूल्स हैं, यू कैन सी द 5 रूल्स एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन। एक एक रूल्स है बेटा, वो आगे पीछे टॉपिक हो सकता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जितने भी रूल्स रखे गए एक एक करके जितने भी रूल्स हैं बेटा सब के सब, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईच एंड एवरी वन, वी नीड टू कंप्लीट इट, वी नीड टू फिनिश इट। एंड द फर्स्ट रूल विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, एंड पहले हम ये सारे रूल्स के नाम पढ़ लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला रूल जो है यहाँ पे बेटा विच इज नॉन एज रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। सेकेंड जो रूल है यू कैन सी इट्स मिसिव रूल, और या फिर इसको हिडन रूल्स बोलते हैं बेटा रूल, या फिर इसको बेनिफिशियल रूल, या फिर पर्पसिव रूल। पर्पसिव, ओवरऑल ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अब एग्जाम में कोई भी नेम आ सकता है, किसी भी नेम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर नेम विच हैज बीन मेंशन्ड ओवर देयर। तो जो भी मेंशन किया गया उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि एग्जाम में एनीथिंग कैन बी देयर। तो आपको ये वाला जो रूल है इसमें आपसे किसी भी नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग जो रूल पढ़ने वाले बेटा उसमें आप यहाँ पे क्लियरली एक चीज देखना, एक चीज आपको क्लियरली ये देखना है कि यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक एक वर्ड की बात कर रहे हैं एंड यू कैन सी द वर्ड, एंड आपको कई बार इस वर्ड को रिटेन करना पड़ेगा क्योंकि रीजन मीन वी डोंट हैव एनी आइडिया कि सर उस वर्ड में से क्या किस वे में कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हम फ्रेम करने की बात करते हैं या फिर उसका जो दूसरा जो लिटरल मीनिंग है उसके रिगार्डिंग, लेकिन जब आप बात करते हैं जैसे सीए में ऑब्जेक्टिव और इसमें आपको रूल के नाम पूरा एज इट इज रिटेन रखना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। बट वेन एवर वी टॉक्स अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी, तो आप लोगों के सिलेबस में बेटा ये सब्जेक्टिव है तो इसलिए प्रॉब्लम राइज नहीं होगा। सीए में 30 और वो 70 मार्क्स में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है, देन क्राइटेरिया कैन बी डिफरेंट एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट रिटेन इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा उतरिस मेजिस वेलित कंपेरित, इसको बोलते हैं उतरिस मेजिस वेलित कंपेरित, ये आपका रूल रखा गया। सो विच रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड जिसको हमें समझना है, एंड यू कैन सी द टर्म उतरिस मेजिस वेलित कंपेरित, ये रूल रखा गया है एंड विच इज नॉन एज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जिसको हम नाम कह देते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अरे गुडी में पॉइंट, तो ये ध्यान रखना है। थर्ड के बाद फोर्थ पे आते हैं एंड इट्स रूल ऑफ एजिस्डम जनरस, इट्स रूल ऑफ एजिस्डम जनरस एंड द लास्ट वन ऑफ प्राइमरी रूल विच इज नॉन एज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, विच इज नॉन एज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल ये 5 रूल है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, इट्स हिडन रूल, मिसिव रूल, पर्पसिव रूल या बेनिफिशियल रूल, and then uteris majus velit comperit, which is known as the rule of reasonable construction, and then we have rule of agisdem generis, and then we have rule of harmonious construction। तो ओवरऑल 5 रूल्स हैं बेटा जो प्राइमरी रूल्स का पार्ट है एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी रूल इन डिटेल। तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। अब हम लोग पहले रूल पे आते हैं। पहले रूल पे आते हैं, प्रॉपर टाइम देना है, कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, एक एक वर्ड हम लोगों को इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करना है बेटा। तो जितने भी लॉ आगे जाके आप इंटरप्रिटेशन करोगे उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये रूल्स के एक एक वर्ड को हमें क्या करना है, वी जस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लॉ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब आगे जो लॉ पढ़ेंगे उससे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर हमें इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब पहले हमें रूल समझना इंपॉर्टेंट है एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई दीज रूल्स over all such particular, you can say, the interpretation। So here we have a first rule and it's a rule of literal construction। and बेटा इसको एक और नाम देते हैं एंड इसको यदि मैं नाम दूं तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है गोल्डन और प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आइदर वी कैन प्रोनाउंस इट एज अ रूल ऑफ
literal construction, or we can also pronounce it as rule of, you can say the golden or primary rule of interpretation. Is it clear? So here we have a term. अब ये रूल कहना क्या चाहते हैं, तो एक एक लाइन एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. The words, phrases, sentences of any statute. तो किसी भी लॉ का कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज हो, कोई भी सेंटेंस हो बेटा, किसी भी लॉ में हम लोग सबसे पहले उसको एक ऑर्डिनरी वे में, एक जनरल ग्रामेटिकल वे में हम उस पर्टिकुलर वर्ड को समझते हैं. उसको एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में हमें क्या करना है, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. हम लोगों को एक नॉर्मल टर्म में हमें उस वर्ड को समझना है. प्योर ग्रामेटिकल ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग, कि सर उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या उसका एक लेमैन लैंग्वेज में क्या समझ में आता है, क्या उसका मीनिंग निकलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ टर्म कंज्यूमर, इफ वी हैव अ टर्म कंज्यूमर, इफ वी हैव अ टर्म प्लांट, तो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग हमें समझ में आता है, सर प्लांट वो छोटे छोटे जो हम लोग पौधे की बात करते हैं उसके रिगार्डिंग है, तो उसको यहां पे कहने की कोरिलेट किया जाता है. जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर सर हम लोग नॉर्मल एक लिटरल वे में द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम द गुड्स. तो इसका मतलब एक ऑर्डिनरी वे में हम किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने की बात करते हैं. इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन, ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन. तो इसका मतलब हम लोग एक जनरल वे में, लिटरल वे में, ऑर्डिनरी मैनर में, ग्रामेटिकल मीनिंग में एक उसका प्योर एंड नेचुरल मीनिंग क्या निकलेगा जो आम आदमी को समहाउ कहने को समझ में आना चाहिए. तो दैट्स व्हाई द टर्म इज सेड टू बी व्हाट, इट्स रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. रिपीटिंग में पॉइंट तो यहां पे रखा गया. तो अब क्या बोला गया, द वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस ऑफ स्टैच्यूट ordinarily to be understood in their natural, number one, or ordinary or popular or grammatical meaning. बट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अब यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि अनलेस का मतलब है स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं. अनलेस विल ऑटोमेटिकली व्हाट मेक्स द स्टेटमेंट इन अ डिफरेंट मैनर. तो वो अनलेस वर्ड अपने आप में स्टेटमेंट को डिफरेंट वे में लेके हम लोग जाएंगे और उसको अलग वे में लेके गया गया. तो अब रेलेवेंट पार्ट क्या है कि सर नॉर्मली हम लोग इन जनरल ऑर्डिनरी हम इस तरीके से किसी भी टर्म को समझते हैं, किसी भी टर्म को हम यहां पे ये इस वे में हम समझते हैं. तो ये रखा गया. अब रेलेवेंट पार्ट क्या है, रेलेवेंट पार्ट क्या है कि सर अब हम लोगों को ये भी देखना है क्या वहां पे जो ऑर्डिनरी, जो प्योर या ग्रामेटिकल मीनिंग हम लेके आ रहे हैं, वेदर सुटेबल और वेदर इट इज इनफ ओवर देयर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ लॉ और नॉट. क्योंकि यदि अब वहां पे लॉ मेकर का उस वर्ड को लिखने का ऑब्जेक्टिव पर्पस कुछ और हुआ बेटा, यदि लॉ मेकर का वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखने का पर्पस, लिखने का ऑब्जेक्टिव कुछ और हुआ, तो फिर वो लिटरल कंस्ट्रक्शन में हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले, फिर हम उसको लिटरल कंस्ट्रक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे. जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर वर्ड आ गया, तो कंज्यूमर को हम डेफिनेटली बाइफिकेट करेंगे, समझने की बात करेंगे, क्योंकि कंपटीशन जब एक्ट आएगा तो उसमें कंज्यूमर का प्रोविजन अलग है. तो इसका मतलब क्या है कि सर पहले हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम द गुड, द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम द गुड. सर जो भी पर्सन कोई भी गुड्स कंज्यूम करता है, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट द वर्ड, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग इन अ डिफरेंट डिफरेंट एक्ट. तो इसका मतलब है वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट. अभी प्लांट अभी हमने डिस्कस किया, इट्स नथिंग, वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं हम उसकी बात करते हैं. तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. तो लॉ ये कहते हैं, लेकिन जब आप लिटरली उसको समझ रहे हैं, एक ऑर्डिनरी वे में आप उसको समझ रहे हो, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या उसका कंप्लीट रीजनेबल मीनिंग आ रहा है उस ऑर्डिनरी इंटरप्रिटेशन से या फिर नहीं. यदि उसकी इंटरप्रिटेशन बेटा वो ऑर्डिनरी, वो जो ऑर्डिनरी टर्म है यदि उससे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब स्टिल एब्सुर्डिटी, मतलब अनरीजनेबल है, वो इनकम्प्लीट है, तो फिर हमें उस स्टैट्यूट को, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफरेंट वे में समझना पड़ेगा, डिफरेंट वे में समझना पड़ेगा. जैसे एक बाबू तो प्लांट हैविंग एसोसिएशन विद द वर्ड मशीनरी, तो उसका मतलब वहां पे प्लांट पौधे की बात नहीं करते हैं बेटा, तो अब वहां पे पौधों की बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब उसको अलग वे में ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि सर अब वो ऑर्डिनरी वे में हम उसको समझ नहीं सकते.
उसको ऑर्डिनरी वे में हम मीनिंग लेके नहीं चलेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद जब कंपटीशन में कंज्यूमर आए तो हम उसको ऑर्डिनरी कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि वहां पे जो पर्टिकुलर गुड, जो पर्टिकुलर सर्विसेज यदि कमर्शियल पर्पस के लिए भी लिया गया बेटा, तो दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर, तो उसको भी हम कंज्यूमर बोलने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि सर समहाउ कहीं ना कहीं कंपटीशन एक्ट में वर्ड जो रखा गया कंज्यूमर, उसका जो मीनिंग है वो अलग रखा गया है, उसको अलग वे में ट्रीट किया गया है। सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन में हम किसी भी वर्ड को एक जनरल वे में तब तक समझेंगे बेटा, तब तक उस पर वर्कआउट करेंगे जब तक कि उसका मीनिंग कुछ और ना हो, जब तक वो अपने आप में अनरीजनेबल ना हो जाए, जब तक वो अपने आप में इनकम्प्लीट ना हो जाए। टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम वी जस्ट ट्राई टू correlate, we just try to focus on the general interpretation, which is known as the rule of literal construction. Is it clear for all of you? तो ये आपका पॉइंट याद रखना। तो किसी भी टर्म को एक ग्रामेटिकल, एक ऑर्डिनरी, एक डिक्शनरी एलिमेंट अभी पढ़ा था, मतलब हम उस वे में लेके जा रहे हैं, उस वे में जा रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, विच इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट, इफ देर इज नथिंग टू मॉडिफाई, nothing to alter, and nothing to qualify the language which the statute contain, it must construed according to the ordinary natural meaning. तो इसका मतलब क्या है, if there is nothing, if there is no other intention, इसका मतलब यहां पे क्या है, nothing to modify का मतलब क्या है, if the objective of lawmaker is not different, putting of the word, putting of the phrase, putting of the sentence by the lawmaker, एंड जब तक उस वर्ड को रखने का कोई और अलग मीनिंग ना निकले, जब तक उसको हम अलग वे में कंसिडर ना करें, जब तक वो किसी और चीज को क्वालिफाई ना करे वो लैंग्वेज, टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम हम उसको ऑर्डिनरी जनरल वे में ही, एक नेचुरल वे में हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मेन, यू कैन से द वर्ड मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द टर्म वर्ड। हमने पहले ही भी डिस्कस क्या किया सर, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। तो लॉ मेकर की इंटेंशन यदि कुछ और नहीं गई, तो ये बताओ कॉम्पिटिशन एक्ट में कंज्यूमर रखने का मतलब क्या है, कि सर लॉ मेकर किसी अदर वे में उसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, एंड इसीलिए अब वहां पे हमें उसके मीनिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब हमें उसको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट आ गई बेटा, we need to modify it, and which is really very 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 important, तो we have to modify accordingly। लेकिन जब तक कोई अदर इंटेंशन नहीं है, तो फिर हम उसको नॉर्मल वे में, ऑर्डिनरी मैनर में हम उसको कंसिडर करने वाले हैं। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? जैसे देयर इज अ वर्ड कंपनी, तो नॉर्मल कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी, कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी। तो पार्टनरशिप फॉर्म भी है, प्रोप्राइटरशिप आपका एचयूएफ भी है, तो ये सबके सब एसोसिएशन है। लेकिन जब कंपनीज एक्ट में पढ़ता है तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव क्यों अलग होगा, क्योंकि सर अब उसका लॉ मेकर का वो कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी नहीं रह गया सर, क्योंकि वहां पे कोरिलेशन उसका अलग वे में जा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी, बट लायबिलिटी हम सब शेयर करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द टर्म कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, क्योंकि हियर वी हैव अ कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी, तो द टर्म विल डेफिनेटली बी डिफरेंट, so the term will automatically be different. So just try to find out the situation, you just try to correlate the element so that we can easily understand the meaning, we can easily understand the provision as mentioned by the lawmaker। तो ये था सबसे पहले, एक ऑर्डिनरी वे में, एक लिटरल वे में लॉ मेकर की इंटेंशन को हम जज करने की कोशिश करेंगे, और जब तक उसके इंटेंशन किसी और वे में ना जाए तब तक हम लोग रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। Here we have a next. So on the basis of the principle of interpretation of the statute is to construe them according to the plain literal and grammatical meaning. So it's a judgment of the High Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार में ही बोला, यही बोला गया कि बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल, द बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, कि वी जस्ट फोकस ऑन द प्लेन ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल मीनिंग। हम अननेसेसरी का इधर का उधर, उधर का इधर नहीं करने वाले, इधर का उधर, उधर का इधर नहीं करने वाले, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो था वो डिफीट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ना, वी कैन नॉट डिफीट द ऑब्जेक्टिव, वी कैन नॉट डिफीट द ऑब्जेक्टिव, एंड इफ यू वांट टू डिफीट द ऑब्जेक्टिव देन वी नीड टू चेक इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर,
एंड वी नीड टू कोरिलेट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। लेकिन जब आपको प्योर ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल मीनिंग में बेटा जब लॉ मेकर की इंटेंशन क्लियर दिख ही रही है तो आप बीच में अननेसेसरी का कोई लूप होल कोई क्वेश्चन क्यों रेज कर रहे हो? क्योंकि कई बार होता है, इवन आपने स्कूल लेवल में भी देखा होगा कि कोई क्वेश्चन यदि सिंपल आ जाए, हमें एग्जाम में बोर्ड एग्जाम यदि खास करो तो हमें यकीन ही नहीं होता है वो क्वेश्चन सिंपल आ जाए ना, मानेंगे नहीं सर। हाउ इज इट पॉसिबल? इतना सिंपल बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है तो इतना सिंपल कैसे दे देगा? हाउ इज इट पॉसिबल? हमने तो इतनी मेहनत की, इसको अलग अलग वे में पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन अलग वे में पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगा है, तो सर इतना ऑर्डिनरी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। होता ना वो कीड़ा हमारे दिमाग में, होता ना हमारे दिमाग में वो खुराफाती, तो हम अननेसेसरी का सोचने में लग जाते हैं कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? हिम्मत कैसे होगी इतना क्वेश्चन सिंपल देने की? हो ही नहीं सकता है ना बेटा ना, ऐसा काम नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि जितना आपको रखा गया, जिस वे में रखा गया है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों अननेसेसरी का उसको दिमाग लगाना है? अब जब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी तब दिमाग नहीं लगाएंगे, तब दिमाग तब क्या बोलेंगे सर इतना इतना टफ क्वेश्चन आ गया, हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा पेपर आ जाएगा। तो हम क्या होता है अपने आप में अपने ही वर्ड से अपने स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। तो जब सिंपल दिया गया तो हम उसको सिंपल वे में लेके नहीं गए, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन आ गया तो हम कहेंगे सर इतना टफ बना दिया पेपर। तो वही सेम सिनेरियो। तो रूल ऑफ लिटरल प्रिडिक्शन क्या कहते हैं? कभी सिंपल है अपना दिमाग काहे को लगाने का, अब इसको सिंपल ऑर्डिनरी मीनिंग में समझो। जब ऑर्डिनरी मीनिंग निकल आ रहे हैं तो अननेसेसरी का आप क्या कर रहे हैं, वो बाल की खाल क्यों उतार रहे हैं? तो अल्टीमेटली यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन इन ऑर्डिनरी मैनर, and if it is clear and it is definite, then why you are going to correlate the different term? Answer is no. Is it clear for all of you? तो ये ध्यान रखना। तो ये तो फर्स्ट रूल बेटा जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, एंड आई होप फर्स्ट रूल को आपको समझ में आ गया होगा कि अभी अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन का क्या होना है। एंड इंटरप्रिटेशन सिंपल ऑर्डिनरी में अनटिल जब तक उसकी इंटेंशन लॉ मेकर की कुछ और ना दिखे, और जब इंटेंशन लॉ मेकर की कुछ और दिखेगा तो हम उसकी अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे और इसी बेसिस पे अब हम लोग रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रीजनेबल कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग हिडन रूल पे नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि हम आपस में रूल को इंटरकनेक्ट करके पढ़ने वाले हैं। तो आपका इंटरकनेक्शन क्या होने वाला है कि सर जब हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हम लोगों को उसके सेकंड पॉइंट में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अब समझने की रिक्वायरमेंट है। उत रिस मजिस वेलिड कंपेरित। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को हम बोल रहे हैं तू छत पे बैठा हुआ है, तू वहां से उतर, तू वहां से उतर, तुझे घर में बुला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, उत रिस मजिस वेलिड कंपेरित, कि तू वहां से आ और किसी ने बुलाया। तो दैट्स व्हाई द टर्म विल बिकम उत रिस मजिस वेलिड कंपेरित। कमाल है। तो अब इस वर्ड को ऐसे ही याद करना है कि इलॉजिकल वे में कोरिलेट करो एंड अपने आप ही टर्म क्या हो जाएगी, यू विल डेफिनेटली रिटेन। तो उतरिस मेजिस वेलित कंपेरित, तो तू यहां पे उतर और तुझे घर में बुलाया गया, जल्दी जा। तो दिस विल बिकम व्हाट, उतरिस मेजिस वेलित कंपेरित। तो ये अभी ऐसे एग्जाम में मत लिख देना कि सर ने बोला कि नीचे उतर और घर बुलाया किसी ने। ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है बोलने का। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि उसको रिटेन करवाना कैसे। तो हम जब किसी चीज को कोई लेमन टर्म के साथ कोरिलेट करते हैं तो अपने आप ही समझ में आएगा। तो वही मैंने एक लेमन टर्म में कोरिलेट किया सो दैट वो जो लैंग्वेज है, क्योंकि बार बार आता है सर ये लैंग्वेज रिटेन नहीं हो पा रहा, ये लैंग्वेज रिटेन नहीं हमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। तो अब हमसे ना हो पाएगा, क्यों नहीं होगा भाई? तो उतारो उसको नीचे और बोलो कोई बुरा है, तो उसका मतलब वो तो समझिस वेलकम करे, आगे समझ में रिटेन हो गया, छप गया दिमाग में 100%। तो चलिए इसी बात पे यहां पे क्या बोला गया इसका, अब नॉर्मल एक इंग्लिश में टर्म क्या रखा गया, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो समथिंग विच इज सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। नाउ देयर इज अ टर्म कि सर अब हम लोग ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी मीनिंग हो गया, ऑर्डिनरी मीनिंग जितना होना चाहिए था वो हो गया। तो नाउ ऑर्डिनरी मीनिंग विल नॉट बी अलाउड। तो अभी ऑर्डिनरी और नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अब हम लोग लॉ मेकर की इंटेंशन ऑर्डिनरी वे में नहीं समझ सकते हैं। तो जब ऑर्डिनरी वे में समझ नहीं सकते हैं तो लगाओ रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, उतारो उसको नीचे, उतरिस मजिस वेलित कंपेरित लगाओ इसमें। तो now we just correlate the term and it's a rule of reasonable construction. And rule of reasonable construction means what?
We just try to find out the objective of the lawmaker and how we can correlate it. You just correlate the word in a particular situation. You just correlate the term. तो क्यों ऐसा रखा गया? तो अब हम उसको क्या करते हैं, उसको वहां पे कंसिडर करने की बात करते हैं. तो अब वो प्लांट जो वर्ड था ना, अब वो प्लांट नहीं रहेगा. अब वो प्लांट के साथ मशीनरी ऐड हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि सर अब हम लोग उसको रीजनेबल वे में पढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि अब वो मैकेनिकल टर्म के साथ कोरिलेट हो गया. अब वो मैकेनिकल के साथ कोरिलेट हो गया. तो इसका मतलब क्या है? वी जस्ट कोरिलेट, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन जहां पे एक वर्ड को ऑर्डिनरी हम लोग अब ट्रीट नहीं कर सकते, ऑल्दो द वर्ड हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग. तो मोर रीजनेबल, मोर फेयर, मोर सुटेबल मीनिंग वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. तो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर तो नॉर्मली हमें टर्म दिख गया, लेकिन अभी कंपटीशन एक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग उसको एक रीजनेबल वे में समझने की रिक्वायरमेंट है. तो वी जस्ट कोरिलेट, वी जस्ट टाई अप द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. तो इसलिए यहां पे क्या लिखा है? दिस रूल इंप्लाइज दैट द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड रीजनेबली in a logical sense so that we can easily understand the objective or reason of the the lawmaker behind such law. तो अभी ऑर्डिनरी नहीं समझ में आया तो फिर हम सेकंड पे आ गए, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाए. तो कई बार होता है ना, किसी ने कोई टर्म ऐसा बोला तो क्यों बोला ऐसा, उसके पीछे हम रीजन ढूंढना शुरू करते हैं. क्या उसने ऐसा चीज बोला तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा. तो इसका मतलब लॉ मेकर ने वहां पे ये वर्ड रखा है, तो ऐसा वर्ड क्यों रखा? तो इसका मतलब है कहीं ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, डेफिनेटली होगा, कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं होने वाला है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर रखना और कंपटीशन एक्ट में वापस से कंज्यूमर को रखना, तो डोंट यू थिंक सर लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव दोनों एक्ट में अलग वे में रखना है? तो इसका मतलब हम उसको ऑर्डिनरी सेंस में ट्रीट नहीं करेंगे, तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलग हो गया, अब कंपटीशन एक्ट अलग हो गया. तो ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम हमने क्या कमिंग टुगेदर टू जनरेट मनी हो गया, लेकिन कंपनीज एक्ट में अब उसको रीजनल वे में ट्रीट करो, उसको एक नॉर्मल वे में ट्रीट नहीं करना है. अब उसको उसको तरीके से उसको कॉमन सेंस लगाएंगे, उसको रीजनेबल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. सर लॉ मेकर वहां पे वो टर्म किसके साथ एक्चुअली किस वे में पढ़ाना चाह रहे हैं. तो दिस विल बिकम रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन सो दैट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लॉ रीजनेबली. तो जनरली द वर्ड यूज्ड इन स्टैट्यूट हैव कंस्ट्रूड इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग. मतलब पहले प्रायोरिटी किसको देना है? पहले रीजनेबल को बिल्कुल नहीं देना है. पहले रीजनेबल को प्रायोरिटी नहीं देंगे, मतलब हम रीजनेबल को अप्लाई नहीं करेंगे. तो पहले हमें वो ऑर्डिनरी, वही जनरल, वो ग्रामेटिकल, लिटरल ही प्रोविजन क्या करना है बेटा? वी जस्ट ट्राई टू अप्लाई. तो सर रीजनेबल लगाने की जरूरत कब पड़ेगी? तो रीजनल लगाने की जरूरत तब पड़ेगी बेटा जब वो मीनिंग आपको ऑर्डिनरी सेंस में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लॉ मेकर का इस बार ऑर्डिनरी नहीं कुछ और होने वाला है. तो इसलिए क्या लिखा है? बट इन मेनी केस the adaptation or adoption of ordinary meaning does not meet the fair and reasonable construction. So if I am talking about the consumer, then if we are going to use the term consumer in competition act, then don't you think it's unreasonable? तो लॉजिकली वहां पे कंज्यूमर का क्या एंड यूजर का ही सर प्रोविजन आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि रीजन बीइंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन एलिमेंट. सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी पर्सन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली वो भी तो गुड्स खरीद रहे हैं. तो इसका मतलब एक को यदि गुड्स महंगा मिला, वो आगे महंगा बेचेगा, आगे वो और महंगा बेचेगा. तो इसका मतलब है एंड यूजर तो अफेक्ट हुए. तो इसका मतलब हर एक एक लेवल पे हर पर्सन कंज्यूमर माना जाएगा. हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको कंज्यूमर ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब उसको सस्ता गुड्स मिलेगा वो आगे उसके अकॉर्डिंगली सेल करेगा और आगे कंज्यूमर को फायदा होने का. तो इसका मतलब यहां पे क्या है सर? एक्चुअली रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से उसका मीनिंग आपका ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन से मीनिंग नहीं निकल रहा है. तो वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजनेबल मैनर, क्या ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया. तो दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ उतरिस मेजिस वेलितकम पिरित. तो देयरफॉर स्टैट्यूट और प्रोविजंस therein must be so construed as to make it effective and operative. तो व्हाट वी कैन डू सो दैट वी जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ लॉ. इसका मतलब है अब हमें क्या करना है? चेक करना है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब कहीं पे भी टर्म मॉर्टगेज लिखा हो,
मॉर्टिगेज, और मॉर्टिगेज ऑफ प्रॉपर्टी लिखा हो बेटा। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी का मतलब वैसे जनरली क्या है सर, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और दैट कैन आल्सो बी इमूवेबल, दोनों हो सकते हैं। लेकिन वेन एवर वी हैव अ टर्म मॉर्टिगेज देन हम उस केस में मूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं रखते हैं, फिर उस केस में क्या आ जाएगा, इमूवेबल आ जाएगा, उस केस में इमूवेबल आ जाएगा बेटा। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है हम सर उस टर्म को किसके साथ कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया सर, हियर वी हैव अ टर्म प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इटसेल्फ इंक्लूड मूवेबल एज वेल एज द इमूवेबल। बट व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द मॉर्टिगेज, तो इसका मतलब है वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वहां पे रीजनेबल मीनिंग क्या आएगा सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी देयर। जब टर्म आता है सेल ऑफ गुड, तो वैसे तो नॉर्मली सेल ऑफ गुड की बात करते हैं। तो इसका मतलब है जनरली हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर के रिगार्डिंग, और ट्रांसफर का मतलब क्या है सर, जब एक पार्टी कोई भी चीज किसी दूसरी पार्टी को दे दे। तो जब एक पार्टी कोई भी गुड्स या कोई भी चीज उठा के किसी और को दे दे तो हम उसको ट्रांसफर बोलते हैं, उसको ट्रांसफर बोला जाएगा। बट हियर वी हैव अ टर्म सेल, तो इसका मतलब है सर यहां पे ट्रांसफर तो है, बट वो ट्रांसफर वो ऑर्डिनरी ट्रांसफर नहीं मान के चल रहा है सर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो चीज मूव होगा वही ट्रांसफर होगा, नहीं। क्योंकि नाउ द टर्म ट्रांसफर हियर मींस व्हाट, दैट वी नीड टू कोरिलेट विद द सेल। तो सेल का मतलब यहां पे क्या है कि सर जब हम किसी को ओनरशिप देते हैं, तो इसका मतलब है जब हम किसी को ट्रांसफर किस चीज का ओनरशिप का करने वाले हैं, तो दिस विल बिकम व्हाट, इट्स ए रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो ट्रांसफर एक ऑर्डिनरी मीनिंग है कि एक चीज जब एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के पास गया, तो मेरे पास यदि कोई एसेट है तो मैं उसको यूज करने के लिए भी दे सकता हूं, मैं किसी को गिफ्ट भी दे सकता हूं, मैं किसी को गिफ्ट भी दे सकता हूं, मैं किसी को रेंट पे भी दे सकता हूं, मैं किसी को मॉर्टिगेज भी कर सकता हूं, मैं किसी को प्लेज भी कर सकता हूं, एनीथिंग कैन बी देयर। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑर्डिनरी मीनिंग क्या हो गया कि दैट पासिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बट whenever we talk about the sale, तो सेल में ट्रांसफर किसके साथ कोरिलेट होगा, तो इसका मतलब रीजनेबल क्या आएगा यहाँ पे बेटा कि सर यहाँ पे ट्रांसफर में सारी चीजें नहीं आने वाली है, यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब है इट्स ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो दिस विल बिकम व्हाट, इट्स ए रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, दिस विल बिकम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कि सर पास तो हो रहा है, लेकिन पास को मॉडिफाई कर दिया कि सर यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है ओनली बाय वे ऑफ सेल, ओनली बाय वे ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। So that's why this will become reasonable construction. Are you getting my point? तो ये ध्यान रखना। तो if such construction, it's if leads to hardship, serious inconvenience, injustice, absurdity, then it should be rejected. तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि जब हम लोग किसी भी टर्म को समझने की बात करते हैं बेटा, और उसका ऑर्डिनरी मीनिंग निकल रहा है, बट ऑर्डिनरी मीनिंग सुटेबल नहीं है, इनकन्वीनियंट है, इनजस्टिस है, एब्सुर्डिटी है, हार्डशिप मतलब वो किसी भी टर्म को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वी जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विद द टर्म यू कंसीडर पर्टिकुलर सिचुएशन। बार्टर सिस्टम भी तो ट्रांसफर है, तो बार्टर सिस्टम में जो टर्म आपका बार्टर में भी क्या हो रहा है सर, एक पर्सन अपनी ओनरशिप किसी और को दे रहा है, वहां पे भी तो ट्रांसफर हो रहा है, बट क्या सेल में आएगा वो ट्रांसफर, आंसर इज नो। वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन कि सर वहां पे हम उसको एक ऑर्डिनरी वे में कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं, बट वो ऑर्डिनरी वे में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ऑर्डिनरी वे में एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सबने पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है क्या, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, दिस इंक्लूड monetary aspect, this include non-monetary aspect, both will be there. लेकिन whenever we have a term sale and we are going to correlate with the correlate the word consideration, तो क्या सर यहां पे नॉन मॉनेटरी एलिमेंट आएगा ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है सेल में जो कंसिडरेशन है बेटा, इसको ऑर्डिनरी नहीं, इसको रीजनेबल वे में ट्रीट करना है, और यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मनी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, मनी की बात करेंगे। तो ये मनी वाला टर्म आ गया। तो डोंट यू थिंक सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जनरल कंस्ट्रक्शन, और वो क्या कहते हैं कि कंसिडरेशन की यदि बात करें तो सर समथिंग इन रिटर्न। लेकिन जब हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंसिडरेशन पढ़ेंगे तो बताओ क्या लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव, क्या वही समथिंग रिटर्न लिखना है, आंसर इज नो सर, बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पे क्या हो जाएगा
so that will automatically be reasonably construed over there. And reasonably construed का मतलब क्या है? So now we just find out the actual meaning over there. Now we just try to find out the intention of the lawmaker, and intention is nothing. So here we have a term money, क्योंकि सेल लाने का पर्पस ही क्या था? बार्टर सिस्टम को खत्म करना, बार्टर सिस्टम का ऑल्टरनेटिव लेके आना था, ये ऑब्जेक्टिव था लॉमेकर का। एंड वो तभी होगा बेटा जब कहीं ना कहीं मनी एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, एंड इसीलिए वहां पे हम क्या करेंगे? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सो वी कैन इजिली कोरिलेट बोथ द टर्म और नॉट। तो ये आपको रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का टर्म था। वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टर्म। तो इसलिए क्या लिखा है? दिस रूल मीन्स दैट इफ एनी वर्ड इन अ लॉ कैन गिव मोर देन वन मीनिंग, then the court give the reasonable meaning relevant to the situation. तो जब एक वर्ड के अनेक मीनिंग हो, अलग अलग वे में, अलग अलग चीजों के रिगार्डिंग, तो जो सिचुएशन हम पढ़ेंगे उस सिचुएशन में समहाउ कहने के हम किसकी बात करते हैं बेटा? स्पेसिफिकली सर उस सिचुएशन में उसकी रेलेवेंसी क्या है, हम उसके अकॉर्डिंगली मीनिंग लेना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, कंसिडरेशन का मीनिंग वहां पे क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हो गया? वहां पे डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है सर? हम लोग कॉमन टर्म में, कॉमन पैरेलेंस में हम वहां पे यूज नहीं कर रहे हैं। जब ट्रांसफर के बारे में हमने पढ़ा तो ट्रांसफर में अनेक चीजें इंक्लूड हुआ सर। ट्रांसफर में सेल भी आ गया, ट्रांसफर में बार्टर सिस्टम भी आ गया, ट्रांसफर में गिफ्ट भी आ गया, ट्रांसफर में हम अदर चीजों को भी लेके आए। लेकिन जब हमने उसको कोरिलेट किया बेटा, जब हमने उसको कोरिलेट किया तो सर अब वहां पे ऑर्डिनरी लिटरल कंस्ट्रक्शन की बात कर ही नहीं रहे, वहां पे हम उसको लेके नहीं जा रहे। क्यों लेके नहीं जा रहे? क्योंकि सर वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्योंकि सेल के केस में ट्रांसफर तो है, तो ट्रांसफर तो है, लेकिन क्या उसमें बार्टर सिस्टम इंक्लूड हो जाएगा? आंसर इज नो। सेल के केस में कंसिडरेशन तो है, लेकिन क्या उसको ऑर्डिनरी वे में हम लेके चलेंगे? आंसर इज नो। तो वी जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विद द टर्म। तो इसका मतलब है सिचुएशन विच इज रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हम उस सिचुएशन को प्रायोरिटी देने वाले हैं। एंड जब आप उस सिचुएशन को प्रायोरिटी देंगे, उसको कंसिडर करेंगे, सो दिस विल बिकम रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो उसको हम नाम क्या देंगे? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन नाम देते हैं। तो दैट विल बिकम रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो ये था किसके रिगार्डिंग बेटा? तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल, जनरल, नेचुरल, प्योर मीनिंग। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा अननेसेसरी का एफर्ट नहीं लगाना है। फिर दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं कि नहीं, नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू यूज योर ब्रेन। अब जरूरत पड़ गई बेटा, एंड जहां पे आप दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां पे आपको अदर वे में चीजें करनी पड़ेंगी, कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि सर एक वर्ड के अनेक मीनिंग आने वाले हैं, एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग की बात करते हैं वर्ड की, एक फ्रेज के अलग अलग मीनिंग आएंगे। तो यू जस्ट कोरिलेट द सिचुएशन, यू जस्ट फाइंड आउट द सिचुएशन एंड यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एंड कोरिलेट। एंड जब आप उसको फाइंड आउट करके कोरिलेट करोगे, देन इट्स अ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो बेसिकली हमने यहां पे सबसे पहले दो रूल की इंटरप्रिटेशन की बेटा, एंड पहला रूल किसके रिगार्डिंग था? लिटरल, और दूसरा उसके बाद हमने किसकी बात की? देन यू कैन से द टर्म, एंड द टर्म इज सेड टू बी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। तो एक अब नेक्स्ट रूल हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। तो जो रूल अभी ऊपर हमने होल्ड किया था, अब उस पर आगे मिस्चिफ रूल, हिडन रूल, पर्पसिव रूल, एंड यू कैन से द वर्ड बेनिफिशियल रूल। तो सर ये रूल है क्या? देखो, मिस्चिफ वर्ड मतलब क्या होता है? मिस्चिफ का मतलब क्या है कि सर इट्स रॉन्गफुल एक्ट, समथिंग विच इज रॉन्गफुल नेचर, समथिंग विच इज रॉन्ग इन ए सोसाइटी। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं एंड खासकर उसी मिस्चिफ को क्योर करने के लिए। तो मिस्चिफ रूल क्या कहते हैं कि जब कोई भी लॉ किसी मिस्चिफ को क्योर करने के लिए बनाया जाता है, किसी भी रॉन्ग को खत्म करने के लिए सोसाइटी में से बनाया जाता है, तो हम लोगों को एफर्ट्स लगाना है कि किसी भी हालत में उस लॉ के बेसिस पे उस मिसचिफ को सोसाइटी में से क्योर किया जाए। तो इसका मतलब है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ मेकर टू क्योर द मिसचिफ, so that's why we have to apply the law in such a manner that will definitely cure the mischief. Let's say anti dowry act. तो एंटी डाउरी एक्ट किस लिए बनाया गया? सर डाउरी जो एलिमेंट है उसको क्या करने का? खत्म करने का। क्योंकि डाउरी एलिमेंट क्या? अपने आप में रॉन्ग एक्ट, अपने आप में डाउरी क्या है? रॉन्ग एक्ट। तो इसका मतलब क्या है सर? वी नीड टू इंप्लीमेंट द डाउरी एक्ट इन सच अ मैनर सो दैट मिसचिफ विल डेफिनेटली बी क्योर।
एंड जिसको एक्चुअल जो रेमेडी चाहिए उसको वो रेमेडी समहाउ कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना। तो ऑब्जेक्टिव क्या, डोंट यू थिंक, एक पर्सन को पनिश करते हैं, एक को आप थ्रेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में से रिमेनिंग जो लोग हैं बेटा, वो क्राइम करने से पहले, रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने से पहले, दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि सर ये हमें नहीं करना है, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं इस तरीके का लॉ बनाया गया है, तो जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो मिसचिफ को खत्म करना, दबाना, सुप्रेस्ट करना, तो सुप्रेस्ट करने के लिए बनाया गया है। तो दैट्स व्हाई हिडन रूल ये कहते हैं, मिसचिफ रूल ये कहते हैं बेटा, कि जब कोई भी लॉ किसी मिसचिफ को, किसी भी रॉन्ग को क्योर करने के लिए बनाया गया है, तो दिस रूल प्रोवाइड्स दैट द इंटरप्रिटेशन शुड बी इन सच अ वे दैट सच लॉ इज एबल टू क्योर द पर्टिकुलर मिसचिफ। मतलब वो लॉ अपने आप में हम इस वे में इंटरप्रेट करेंगे सो दैट समहाउ कहीं ना कहीं जो लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव है कि सर ये क्राइम खत्म करना है, आज के बाद वो क्राइम दिखना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है उसको हम मिसचिफ रूल पे लेके आएंगे। तो इन ऑर्डर टू क्योर दी पर्टिकुलर सेगमेंट, सो द टर्म इज सेड टू बी मिसचिफ रूल। तो हियर वी हैव अ नंबर ऑफ लॉज मेड टू क्योर द मिसचिफ, जैसे इंडिया में सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एंटी डॉरी एक्ट, तो ये सब लॉ किस लिए बनाए गए? ये सब लॉ किस लिए बनाए गए? ड्रग्स से रिलेटेड लॉज, स्मगलिंग से रिलेटेड लॉज, ये सब किस लिए बनाए गए? फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज, तो ये सब किस लिए बनाए गए? कि सर कहीं ना कहीं किसी भी नेचर का कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है तो उसको क्योर करना, उसको खत्म करना। तो अब ये रूल यही कहता है कि दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी इन सच अ वे, विच मीन सच अ मैनर, इन ऑर्डर टू क्योर द पर्टिकुलर मिसचिफ, मतलब वो लॉ इतना अपने आप में सफिशिएंट हो कि लॉ मेकर ने जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो लॉ बनाया है, तो व्हाट वी कैन अप्लाई इट प्रॉपरली। एंड ये एक्चुअली किसके लिए? जज के लिए। ये किसके लिए? जुडिशरी के लिए, कि जब जुडिशरी के सामने वो मैटर आएगा तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ विल डेफिनेटली बी चेक, so that what we can do, we can stop it, we can again stop the person to commit the wrongful act, and if anyone committed the wrongful act then definitely the punishment will be there in a proper manner, और जिसको नुकसान हुआ उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। तो एक बात हो तो एंटी डाउरी एक्ट इज क्राइम, तो यदि कोई दहेज मांगता है, कोई डाउरी डिमांड करता है, तो बताओ क्या उसको पनिश करना है? और जिसके साथ ये हार्म हुआ, जिसको ये नुकसान हुआ, तो बताओ रेमेडी विल बी देयर और नॉट? रेमेडी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द रिलीफ, रेमेडी इज ऑल अबाउट द रिलीफ। So we have to provide the remedy, we have to provide the relief to that particular person. So advancement of the remedy to the person who is basically affected by such a wrongful act, and advancement of the remedy and to provide the remedy in accordance with the what, the particular law, which means anti dowry act, जिसमें मैंने भी एग्जांपल दिया, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं बेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज से ये सारे बेनिफिट देने की बात करते हैं। इज इट क्लियर? तो thus law should be interpreted in such a way so that it suppress the mischief. suppress का मतलब होता है बेटा किसी चीज को दबाना, खत्म करना। तो जैसे हम किसी चीज को प्रेस करते हैं ना, तो दबा देते हैं, तो इसका मतलब हाइड हो जाता है, दिखता नहीं है। तो इसका मतलब मिसचिफ का भी यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर जो रूल है इसका भी मोटिव क्या है, कि सर जो लॉ बनाया गया है वो किसी क्राइम को, किसी रॉन्गफुल एक्ट को दबाने के लिए बनाया गया, उसको खत्म करने के लिए बनाया गया। तो उसको सोसाइटी से कैसे एलिमिनेट किया जाए, इसलिए बनाया गया। और यदि किसी ने इस तरीके से रॉन्गफुल एक्ट किया है तो डेफिनेटली किसी को नुकसान हुआ तो उसको रेमेडी दो। तो उसको क्या करना है, उस क्राइम को, उसको रॉन्गफुल एक्ट को खत्म करना, और प्लस जिसको उससे नुकसान है उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज एडवांसमेंट ऑफ रेमेडी। तो इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग, यदि कोई ऐसा काम करता है तो रेमेडी की बात करेंगे, ध्यान रखना। तो कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करेगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द व्हाट, रेमेडी, एंड ही शुड बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सच रॉन्गफुल एक्ट। तो अब यहां पे उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा किस तरीके से रॉन्गफुल एक्ट कमिट नहीं करना है। तो अब इंपॉर्टेंट ये सर ये लॉ एक्चुअली किस वे में, किस तरीके से रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये मिससे वाला अप्लाई होगा। तो हियर वी हैव अ जजमेंट एज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट द पर्टिकुलर जजमेंट। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ मिसचिफ applicable only when the particular rule is ambiguous and capable of a different meaning। तो इसका मतलब ये रूल भी तब अप्लाई होगा जब सिचुएशन क्या होता है बेटा, जब अलग अलग डिफरेंट वे में कहीं ना कहीं उसकी इंटरप्रिटेशन लेके जा रहे हैं। तो हमें उसको क्योर करने के लिए, जैसे कई बार टर्म होता है ना कॉमन, हम लोग बोलते हैं फ्रॉड, फ्रॉड, अभी चीटिंग भी आ जाता है, फोर्जरी भी उसमें आ जाता है। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू क्योर इट, कि सर वहां पे फोर्जरी हुआ है, चीटिंग हुआ है, तो क्या हुआ है,
तो हुआ क्या है, फ्रॉड का हमने नाम तो दे दिया, लेकिन आप तो बताओ तो सही वो फ्रॉड एक्चुअली किस टर्म में, किस तरीके से। तो क्योंकि रीजन में चीटिंग के लिए अलग पनिशमेंट होगा, और यदि हम बात करते हैं फोर्जरी के लिए उसके लिए अलग पनिशमेंट होगा, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट होगा। तो इसका मतलब सारे पनिशमेंट एक जैसे हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, एक में लेके नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जैसे हम किसी का, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर किया और किसी ने अपने बचाव में गोली चलाई और उसका मर्डर हो गया, तो इसका मतलब एक में क्या था, इंटेंशन साफ तक सर मुझे मारना है, और एक में इंटेंशन क्या है, सर मेरा मारना ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन उसने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे से गलती से क्या हो गया, मैं अपने प्रोटेक्शन में मैंने गोली चलाई, तो समहाउ कहने के क्या हो गया, वो मर गया। तो पनिशमेंट दोनों में तो है, लेकिन वी नीड टू क्लेरिफाई इट, वी नीड टू चेक द इंटेंशन। तो इसका मतलब एम्बिग्यूटी, क्योंकि एक पर्सन कह रहा है सर इसने जानबूझ के मारा है, बट मैं कह रहा हूं जानबूझ के मारा ही नहीं है, वो अनजाने में ऐसा हो गया, इनोसेंटली हो गया। तो क्या दोनों में पनिशमेंट का क्राइटेरिया सेम रहेगा, आंसर इज नो। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कोरिलेट विद द टर्म। जैसे किसी ने इंटेंशनली किसी को क्या किया बेटा, किसी गाड़ी को ठोका, कई बार होता है ना फ्रस्ट्रेट होकर हम किसी की गाड़ी ठोक देते हैं, और एक चलाते चलाते क्या हुआ, माइंड इधर उधर डाइवर्ट हुआ, समहाउ कहने के कुछ सिचुएशन राइज हुआ जिसकी वजह से गलती से लग गया। तो गलती से लगना, अगेन कंपनसेशन विल बी देयर, आई एम श्योर अबाउट इट, वहां पे रेमेडी की बात करेंगे। लेकिन इंटेंशनली वो काम करना, तो डोंट यू थिंक कंपनसेशन का जो स्टैंडर्ड होगा क्या वो सेम रहेगा, या फिर अगेन सिनेरियो विल बी डिफरेंट, देन डेफिनेटली डिफरेंट। और जहां पे क्लियर प्रूफ हो जाए, जहां पे क्लैरिटी हो कि सर यहां पे उस पर्सन ने इंटेंशनली ही मर्डर किया है, तो इसका मतलब हमें सोचना नहीं है, सीधा लगा उसके ऊपर प्रोविजन एंड पेनल्टी विल बी देयर। तो मीनिंग अगेन जहां पे क्लियर है कि मतलब वो चीटिंग का पार्ट दिख रहा है साफ साफ, तो उसमें हमें कोई और प्रोविजन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी लॉ किसी पनिशमेंट की बात करता है, कोई रेमेडी प्रोवाइड करने की बात करता है, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन, क्या उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो रेमेडी या फिर जो हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, क्या वो सुटेबल है या नहीं है, क्या उसी पर्टिकुलर रॉन्गफुल एक्ट के लिए दिया जा रहा है जो पर्सन ने कमिट किया। क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि इंडिया का लॉ क्या कहता है, एक बेगुनेगार को, एक बेगुना जो पर्सन है, मतलब जिसने क्राइम नहीं किया, उसको छोड़ने के लिए इवन 100 गुनेगार को भी छोड़ना पड़ जाए एक्सेप्टेबल है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो इनोसेंट है बेटा, उसको हम सजा नहीं दे सकते, क्योंकि दैट विल बिकम अनजस्टिस। तो इसका मतलब है हम लोगों को उस टाइम पीरियड पे क्या करना है, वी जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विद द सिचुएशन एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एलिमेंट कि सर वो एक्चुअली वो पनिशेबल है भी या नहीं, जो हम रेमेडी देने की बात कर रहे हैं है भी या फिर नहीं। क्योंकि नंबर ऑफ केस में आपने देखा होगा, एक पर्सन जिसने कोई क्राइम नहीं किया होता है बट फिर भी उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिल जाता है, सो दैट इज टोटली रॉन्ग। और एक में क्या होता है, जस्ट किसी पर्सन को पनिशमेंट करने की बात करें वो बच जाता है, क्योंकि इंडिया यू नो वेरी वेल हमारा सिस्टम कैसा है, एंड दैट्स व्हाई प्राउड टू बी नेशन। लेकिन अदरवाइज डोंट यू थिंक ऑब्जेक्टिव जो था उसको रखने का, उसको उस एलिमेंट में कंसिडर करने का, तो वो डिफीट हो रहा है। तो इसलिए इसको नाम देते हैं मिसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, हिडन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, टू क्योर द मिसिव, टू क्योर द मिसिव। लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव क्या था, उस मिसिव को क्योर करना, तो इसका मतलब हमें उसके अकॉर्डिंगली ही उसको क्या करना है, ट्रीट करना है, अप्लाई करना है। एंड जहां पे अगेन क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ सर ये इस पर्टिकुलर नेचर का फ्रॉड है, और यहां पे हमें समहाउ कहने के लॉ अप्लाई हो रहा है, देन रूल ऑफ मिसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, देन दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो एम्बिग्यूटी के सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि सर वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग कहीं ना कहीं आ रहा है, तो अभी बताओ विच मीनिंग इज सुटेबल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रेमेडी एंड इन ऑर्डर टू पनिश द पर्सन। So that's why this rule shall not be applicable if the meaning is clear. तो ओवरऑल हम लोगों ने बेटा 3 रूल की बात की। नंबर 1 रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, एंड देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट विच इज नॉन एज व्हाट, इट्स हिडन और मिस्चिफ रूल। हिडन और मिस्चिफ रूल, तो ये 3 रूल हम लोगों ने डिस्कस किया, विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, तो जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक में मैंने आप लोगों को एक लैटिन वर्ड भी पढ़ा है, एक वर्ड मैंने यहां पर डिस्कस किया, दैट उतरिस मेजिस विलेट कंपेरित। तो ओवरऑल ये रहे 3 रूल जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट में हम लोग जो रूल डिस्कस करने वाले बेटा, तो अब हम लोगों के लिए फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड भी हो गया, उतरिस मेजिस विलेट कंपेरित भी हो गया। तो इन नेक्स्ट सेगमेंट विल डिस्कस दीज 2 रूल्स. In next segment, we'll discuss these 2 rules, rule of wisdom generis
एंड रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो अब ये दो प्राइमरी रूल एलिमेंट है बेटा, तो ये हम लोग दो पर्टिकुलर प्राइमरी रूल को पहले खत्म करेंगे एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पे हम लोग मूव करने वाले हैं बेटा। बट आई होप ये तीन रूल आपको समझ में आएगा। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दीज थ्री रूल, देन प्लीज यू कैन डू वन थिंग, अगेन यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आपके पास डेफिनेटली इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी बेटा, जहां से आप टीचर के साथ, फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो पाओ, क्वेश्चन पूछ पाओ एंड आपको आंसर मिल सके बेटा। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मीनिंग। सो नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर में बेटा, रूल ऑफ एजिस्टम जनरस एंड रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सो फॉर दैट पर्पस, तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, एंड टिल दैट पीरियड, थैंक यू सो मच बेटा।